गाइस, वेलकम बैक टू यूफोरिया स्टडी फोरम। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म डिस्कस किया था और उस वीडियो में ही मैंने आपसे बताया था कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? हमने जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस देखे थे, मतलब टॉपिक देखा था कूलम्ब्स लॉ, उसमें हमने कहा था कि अगर एक कोई चार्ज Q1 है और कोई दूसरा चार्ज Q2 है तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? अभी तक हम लोगों ने दो फोर्स के बारे में, दो चार्जेस के बारे में बात किया और उन दोनों पे दो फोर्सेस लग रहे थे। लेकिन अगर अब फ्रेम में हमारे तीसरा चार्ज Q3 आ जाए, ठीक है, तो Q1 पे जो लगने वाला फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये डिफाइन करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम कब लगा सकते हैं? कि जब किसी सिस्टम में दो चार्जेस से अधिक चार्जेस प्रेजेंट हो, उस केस में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। ये तो पहली बात हो गई। ठीक है, अच्छा, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या? ठीक है, हमारे सामने अगला बात आता है कि हमने तो लगा लिया, ठीक है, लेकिन अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या चीज? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेक्टर सम होता है। जैसे हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, उसी तरह का ये वेक्टर समेशन देता है डिफरेंट टाइप्स के फोर्स जो एक चार्ज पर एक्ट करते हैं। समझिएगा, जैसे इस Q1 चार्ज पर, ठीक है, एक फोर्स Q2 की वजह से और एक फोर्स Q3 की वजह से लग रहा होगा। सब पे प्लस का चार्ज है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये फोर्स इस पे इधर की तरफ लगाएगा, F12, ठीक है, और इसके अबाउट कैसे एक्ट करेगा? सेंटर लाइन के अबाउट। ठीक है, ये तो Q2 चार्ज इस पे इतना फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो Q3 चार्ज होगा वो Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा? तो वो इसके सेंटर लाइन के अबाउट रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? F13। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि ये Q1 चार्ज पर Q2 F12 फोर्स लगा रहा होगा और Q3 चार्ज Q1 पर F13 चार्ज फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये समझ में आया ना कि F12 इधर लग रहा होगा और F13 इसके सेंटर लाइन के अबाउट इधर लग रहा होगा। अच्छा, तो बस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही है, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, इन दोनों का वेक्टर एडिशन हम कर देंगे और उससे हम Q1 चार्ज पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि Q1 पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है Q2 और Q3 के वजह से। मतलब कि Q1 चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है इन दो चार्जेस की वजह से। ठीक है, यह बात समझ में आई? तो इसको आगे समझने से पहले हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, ये नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पर जब किसी सिस्टम में दो या उससे अधिक चार्जेस मौजूद हो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो प्रिंसिपल है कि अगर किसी सिस्टम में दो चार्जेस या उससे अधिक चार्जेस सिस्टम में मौजूद हैं तो हमें किसी एक चार्ज पर अगर टोटल फोर्स या नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की अब हम डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन क्या होगी? द नेट फोर्स acting on a charge is equal to the vector sum of all the forces
of all the forces that is acting on the charge। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हुआ? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट इज एक्टिंग ऑन द चार्ज। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, डेफिनेशन लिख लिया। अच्छा, इसके बाद अब जैसे कोई चार्ज है Q1, ठीक है, इस पे एक चार्ज ये रहा Q2, एक चार्ज ये रहा Q3, एक चार्ज ये रहा Q4, एक चार्ज ये रहा Q5, एक चार्ज ये रहा Q6, या सपोज कर लीजिए n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, यहां पे Qn चार्जेस हैं। तो अगर हमें इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से बताना है कि Q1 पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर F1 वेक्टर कितना फोर्स लग रहा होगा, किसके वजह से? 1 पर 2 की वजह से, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस F15 वेक्टर और सो ऑन। ठीक है, अप टू n वेक्टर, F1n वेक्टर। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू का लिखा जाए तो F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू F12 वेक्टर के यहां लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। R12 कैप क्या है? वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, याद है ना, पिछले क्लास में डिस्कस किया था, प्लस K Q1 Q3 R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस सो ऑन, ऐसे। ठीक है, तो अगर अब हम देखिए हमने उसके वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दिया, तो अगर इसको सिंपली हम एक्सप्लेन करना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखिए K Q1, ये तो हर के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, समेशन का साइन लगाया क्योंकि ऐड कर रहे हैं। ठीक है, I की वैल्यू हमने दे दी 2। ठीक है, I की वैल्यू दे दी वैल्यू 2, ये आइटरेशन होता है, कितने से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और यहां पे वैल्यू दे दी n। ठीक है, और यहां पे क्या लिख दिया? Q I अपॉन R1I कैप। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक्सप्रेशन। हम इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि Q1 कांस्टेंट है क्योंकि हमें Q1 पर वैल्यू निकालनी है नेट फोर्स की। QI जो डिफरेंट चार्जेस हैं उसकी वैल्यू, जैसे अभी 2 है, अगर I की वैल्यू 3 होगी तो ये 3 हो जाएगा, और ये समेशन का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ में आया? इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। ठीक है, सिग्मा I कहां से शुरू हो रहा? 2 से n QI अपॉन R1I कैप। ये स्क्वायर रहेगा, नीचे इनवर्स स्क्वायर लॉ स्क्वायर रहेगा। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया? अच्छा, अब मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, जो यहां से आगे बढ़ने से पहले हमें सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि हमें अपने सब्जेक्ट पे, अपने टॉपिक पे ग्रिप बनती रहे। तो अब आपके सामने मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आता हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट, कूलॉम्स लॉ पर है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन two charges placed at a distance of 1 मीटर। अब समझिएगा क्या कह रहा? व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। किसकी बात कर रहा? मिनिमम फोर्स की बात कर रहा है। अगर फोर्स को मिनिमम होना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज होती थी? प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। मतलब जो चार्जेस हैं इनका प्रोडक्ट मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, यहां पे चार्जेस की तो कोई वैल्यू दे नहीं रखी है, कितने कूलम चार्ज है, लेकिन
हम लोगों ने आपसे एक पॉइंट डिस्कस किया था जहां पे बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या थी? प्लीज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या थी? इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी? इलेक्ट्रॉन। और जब मिनिमम फोर्स होना है तो चार्ज की वो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब Q1 भी इलेक्ट्रॉन है और Q2 भी इलेक्ट्रॉन है। अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हल्का हो गया। मिनिमम फोर्स की वैल्यू अगर हम देखी जाए तो क्या कह सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, Q1 Q2 की वैल्यू E इंटू E अपॉन 1 का स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9 E स्क्वायर, मतलब E स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये क्या होगा? यूनिट क्या आएगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसमें हमें जो पकड़ने वाली बात थी वो क्या थी? मिनिमम फोर्स के बारे में कह रहा है, तो मिनिमम फोर्स मिनिमम चार्ज की वजह से होगा और मिनिमम चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखता हूं। आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आ भी गया होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, पॉज करके मैं क्वेश्चन को बताता हूं। कहता है कि दो स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर है ए और एक स्फीयर है बी। क्या है? एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर बी है। ठीक है, इस पे कितना चार्ज है? इस पे क्यू चार्ज है और इस पे कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। फिर बोलता है क्वेश्चन में कि एक तीसरा स्फीयर सी जो कि न्यूट्रली चार्ज है, मतलब क्यू की वैल्यू अभी 0 है, मतलब ये स्फीयर न्यूट्रल चार्ज है। फिर कहता है क्वेश्चन में कि अगर हम इस सी स्फीयर को ए स्फीयर से टच कराते हैं, उसके बाद फिर बी स्फीयर से टच कराते हैं, तो इसको टच कराने के बाद जब हम इस सी स्फीयर को हटा देंगे तो ए और बी के बीच में कौन सा उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बताइए जो इन दोनों को टच कराने के बाद होगी। ठीक है, तो ये दो चार्जेस हो गए। अभी क्या फोर्स लग रहा होगा? अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है तो फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अभी ये फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अगर सी स्फीयर न्यूट्रली चार्ज है, ठीक है, तो इसको जब हम ए स्फीयर से टच कराएंगे, मींस व्हेन वी टच ए स्फीयर टू सी स्फीयर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैंने बताया था कि अगर ए को सी से टच कराएंगे, इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियली कितना चार्ज था? क्यू चार्ज था। ठीक है, और जब सिस्टम को टच कराया गया तो ए पे कितना चार्ज आया होगा? ए पे कितना चार्ज आया होगा? ए पे चार्ज हमें पता नहीं है। अच्छा, और सी पे कितना चार्ज आया होगा ये भी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यह पता है कि चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि उसे टोटल सिस्टम में कितना चार्ज देना है? क्यू चार्ज देना है। तो ए पे जो वैल्यू आ जाएगी, फाइनल वैल्यू ऑफ ए की कौन सी फाइनल वैल्यू? जब सी उस पे टच कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? Q/2। और सी पे कितना चार्ज आ जाएगा? Q/2। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? ए था, बी था, क्यू चार्ज थे, सी न्यूट्रली चार्ज था। तो जब ए से सी को टच कराएंगे तो चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व या चार्ज इज कंजर्व, तो वहां से इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। क्यू चार्ज था, जब दो बॉडीज आ गई तो वो चार्ज दोनों बॉडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? ए पर भी Q/2 और सी पर भी Q/2। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जब सी को हम बी से टच कराएंगे तो कितना चार्ज इनिशियली होगा बी पर? इस सिस्टम में कितना चार्ज होगा? इनिशियली यहां पर क्यू चार्ज होगा, लेकिन जब हम इसे यहां पे टच कराएंगे तो कितना चार्ज आएगा? कितना? Q/2। गलत है आप, क्योंकि अब तो ये सी Q/2 से चार्ज हो चुका है भाई। जब ए से टच कराया तो इसमें तो Q/2 आ गया ना, तो फिर Q/2 क्यों? ये अब Q/2 और यहां पे Q
तो Q प्लस Q बाई 2। समझ में आ रहा है ना? इनिशियली अब इतना चार्ज हो गया, तो कितना चार्ज हो गया? 3Q बाई 2। अब जब ये B और C एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये इक्वली डिवाइड होगा, तो B पर फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन B, अब B पर कितना चार्ज हो जाएगा? 3Q बाई 2 और फिर इसका टोटल बाई 2, मतलब 3Q बाई 4। कितना चार्ज आ गया B पर? मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। B पर कितना चार्ज आ गया? 3Q बाई 4। ठीक है, अब A पर कितना चार्ज है? Q बाई 2 और B पर कितना चार्ज है? 3Q बाई 2। तो फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स के Q1 की वैल्यू Q बाई 2 और Q2 की वैल्यू 3Q बाई 4, और इसको R स्क्वायर ही रहने देते हैं। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और 3 2 जा ये 3 हो जाएगा और नीचे 2 4 जा 8। तो कितना आंसर आ गया? 3, यहां लिखता हूं, कितना आंसर आ गया? 3 बाई 8 के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये समझ में आया? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया कि मैं कितना इजीली इसको आपको एक्सप्लेन किया। बस यहां समझने वाली बात थी कि जब ये C बॉडी इस B वाले को टच करेगी उस समय C के पास खुद भी कुछ ना कुछ चार्ज आ चुका होगा। ठीक है, ये समझ में आया? इसके बाद मैं आपसे अब तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन वो भी कूलॉम्स लॉ पर है। बेसिक क्वेश्चन होगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है कि अगर कोई 2 बॉडीज रखी हुई हैं 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम की, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? वो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा? ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस सीधे फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर्स है। कितनी है? 2 मीटर्स है। अच्छा, ये माइक्रोकूलम लिखा है, इस माइक्रोकूलम का मतलब 10 टू द पावर -6। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 4 माइक्रोकूलम 4 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस 2 है तो 2 का स्क्वायर। अच्छा, अब K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 4 जा 8 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन 4। भाई ये 4 इसका स्क्वायर, तो 4 से ये 2 कट गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 18 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। इतना फोर्स ये 2 चार्जेस एक दूसरे पर लगा रहे होंगे। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, अभी तक तो हमने आपसे कूलॉम्स लॉ का बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया। अब वो पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और हमें सॉल्व भी करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब वो आ गया होगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, वही मैंने पिक किया है। अच्छा, मैं एक बार पढ़ देता हूं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए। वो क्वेश्चन क्या है कि 4 पॉइंट चार्जेस, मतलब 4 चार्जेस हैं, Q1 इज इक्वल्स टू 2 मतलब QA, मतलब जैसे 4 कॉर्नर होते हैं ना, A B C और D। इन चारों कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं और उन चार्जेस की वैल्यू क्या है? A पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 2 कूलम माइक्रोकूलम, B पर जो है उसकी -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, और जो C पर वैल्यू है वो है 2 माइक्रोकूलम और D पर जो है वो -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कह रहा है R लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 चारों तरफ होगा। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम
प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब वो बोल रहा है कि उस फोर्स की वैल्यू बताइए जो ये चार्ज 1 माइक्रोकूलम का फील कर रहा होगा इन चारों चार्जेस की होने की वजह से। अच्छा, ये 1 माइक्रोकूलम है कहां पर? ये सेंटर है, मतलब जहां पर हमारे दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये 1 माइक्रोकूलम का चार्ज वहां पर है। अच्छा, अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। हमें ये पता भी है कि डायगोनल्स की वैल्यू 10/√2 होती है, ठीक है, और उससे हाफ कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये तो हुआ कन्वेंशनल तरीका, लेकिन जब आप फिजिक्स मुझसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको सब्जेक्ट में इमेजिन कराऊंगा, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो टोटल इमेजिनेशन पर है, ठीक है। अब इसके वजह से देखिए, इस पे +1 कूलम, इस पे +2 माइक्रोकूलम, तो जब दोनों प्लस है तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, सेंटर लाइन के अबाउट, और इस फोर्स की वैल्यू क्या कह देंगे हम? F, इसको O सपोज कर लेते हैं, FOC, C चार्ज की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब मैं यही सेम फोर्स O पर A की वजह से कैलकुलेट करूंगा तो दोनों पॉजिटिव रिपल करेंगे तो मतलब ये इधर जाएगा, FOA, ठीक है। अच्छा, अब मैं O और B पे चार फोर्स देखता हूं, ठीक है। O पर B की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है तो ये फोर्स कुछ इधर की तरफ लग रहा होगा, FOB, ठीक है। अच्छा, अब B की वजह से इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा? अट्रैक्शन की वजह से FOD। अच्छा, ये चार फोर्सेस लग रहे होंगे, लेकिन एक चीज फील करिएगा कि ये 1 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो FOA के 1 × 2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको ये आर, ये आर, ये आर, ये आर सब बराबर ही होगा। आर को हम लोग क्या लिख लेंगे? OA, R इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। तो यहां पर कितनी में OA के टाइप पे कितना हो जाएगा? OA स्क्वायर। भाई ये 1 कूलम, ये 2 माइक्रोकूलम, ये वैल्यू हो गई। अच्छा, FOC क्या लिख सकते हैं? FO, यहां से FOC लिख सकते हैं क्या? K और 1 और 2 अपॉन OC स्क्वायर। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? यहां से आपको कुछ तो दिख रहा होगा। ये देखिए FOA K2, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2K अपॉन OA स्क्वायर और 2K अपॉन OC स्क्वायर, और OA और OC तो बराबर है, मतलब ये दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। FOC FOA को कैंसिल कर रहा है, सेम उसी तरह से FOB FOD को कैंसिल कर रहा होगा। तो नेट फोर्स FO नेट, जो इसका नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? 0 के बराबर होगा। कितना? 0, क्योंकि ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर रहा और ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर रहा। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। बाकी अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है तो आप डायरेक्टली टिक मार सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ में आया? अच्छा, ये तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया। स्क्वायर पे तो क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन तो देखते हैं, वो देख, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था एनसीईआरटी का 1.6। जब क्वेश्चन स्क्रीन पे आया होगा तो उस पर नंबर लिखा रहा होगा कौन सा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। उसमें कहता क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और मैं एक मिनट क्वेश्चन देख लूं। हाँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड पर चार्जेस ABC, Q1 Q2 Q3, 3 चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे Q1 Q2 Q3 पर हैं, ठीक है। और बोलता है क्वेश्चन में कि
हर साइड की जो लेंथ है वो L है, और अगर एक चौथा चार्ज, ठीक है, Q, एक चौथा चार्ज Q प्लेस कर दिया जाए कहां पर, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा ये हमें बताना है, निकालना पड़ेगा, जो कि आपका होमवर्क रहेगा। मैं यहां पर हर चीज कैलकुलेट कर दूंगा, वैल्यू आपको निकालनी है, और आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका, ठीक है। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर तो आपको पता ही होगा, 8957122588। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर कोई भी क्वेरी आपको अंदर रेज होती है कि सर मैं ऑफलाइन क्लासेस करना चाहता हूं, या सर मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा, सर आप ये थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, तो वो भी हम कर देंगे। बाकी अगर किसी को भी ऑफलाइन क्लासेस करनी हो तो हमारा सेंटर लखनऊ में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी कोविड चल रहा इसलिए अभी कोई भी क्लासेस सेंटर पर नहीं चल रही हैं, ठीक है, ये समझ में आया। चलिए, अच्छा, तो ये सेंट्रॉइड पर है। अब सेंट्रॉइड पर है तो यहां से ये डिस्टेंस, इसको O सपोज कर लेते हैं, यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और यहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OB। इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, L/√3, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई L/√3, ठीक है। अच्छा, ये कैसा चार्ज है Q, ये Q कैसा चार्ज है, ये आप लोग देखिए, ये Q पॉजिटिव का चार्ज है, ठीक है। तो इसके वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, वो किसी इस डायरेक्शन में होगा, और इस फोर्स का डायरेक्शन होगा ये, और इस पे जो इसकी जो वैल्यू होगी FOB वेक्टर, ठीक है। इस दोनों की चार्ज की वजह से इधर फोर्स लग रहा होगा, और इसका होगा FOC वेक्टर, और इस दोनों चार्ज की वजह से इधर लग रहा होगा, और उसका नाम होगा FOA वेक्टर। अच्छा, अब सारे वेक्टर्स की पहले वैल्यू लिख लेते हैं, तो लिखते हैं यहां पर F वेक्टर FOB की वैल्यू, वेक्टर FOB की वैल्यू लिखते हैं, तो वो क्या होगी, इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखते, वो तो वहां डायरेक्शन दिखा दिया। यहां से FOB की वैल्यू लिखते हैं, इसको मैग्नीट्यूड में ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, K2Q अपॉन OB स्क्वायर, ठीक है। FOC की वैल्यू लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, KQ3 कैपिटल Q अपॉन OC स्क्वायर। FOA की वैल्यू लिखते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं, KQ1QOA स्क्वायर। देखिए, यहां से हम इसका वेक्टर फॉर्म लिख के और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा होगा और थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। हम अपने इजीनेस के लिए यहां पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे और यहां से इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, किन दोनों का, FOB और FOC का। अगर हम रिजल्टेंट लिखना चाहें, इन दोनों, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 का अगर रिजल्टेंट लिखना चाहें तो R1 वेक्टर, R1 की डायरेक्शन कुछ ये होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो मैग्नीट्यूड में लिखा जाएगा, R1 वेक्टर की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड में लिखा जाएगा वो होगा FOB वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, प्लस FOC वेक्टर का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ FOC cos 120। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा, 120, 60 इसका 60 इसका, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, ये रिजल्टेंट आ गया। अब इन दोनों के बीच में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दें, ठीक है, या हम यहां पे डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दें, तो हम लोग यहां से तीसरा रिजल्टेंट लिखेंगे, क्या, रिजल्टेंट ऑफ
रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड FOA, ठीक है। अगर यहां से रिजल्टेंट लिखना चाहेंगे तो R इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अभी मैंने ऊपर रिजल्टेंट की वैल्यू लिखी, अंडर रूट ऑफ FOA स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ FOA R1 कॉस, अच्छा यहां के दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री का, ये उधर है ये इधर है, कॉस 180, कितना एंगल हुआ कॉस 180। यहां से हम उस R की वैल्यू निकाल लेंगे और उस R की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो पुट क्या करना है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। और उस R की वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा, बाकी मैं आपको उस R की वैल्यू बता दूंगा ताकि आप अपना आंसर मैच कर सकें, और साथ में इसकी वैल्यू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी होगी, ठीक है। आप कैलकुलेट करिए कितना आंसर आ रहा है, आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है, आंसर 0 आएगा। यहां तक क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, ठीक है, जिसमें हम कुछ IIT JEE के वीडियो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके डिफरेंट, और उससे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये सारे टॉपिक, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा। आई होप कि आप लोग अच्छे हों, ठीक है। बस इतना करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वही एक जरिया है जिससे हम आपको और आप हमको अपना प्यार दे सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।